गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और क्लास 12th की अब फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मुझे बताना कैसा लगा। वो एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था वो था, उसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बताए थे। अगर फिर भी उसमें कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर जो चीज़ है, वैसे तो उसमें कोई मैंने पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इट वॉज़ वेरी वेरी बेसिक। तो फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, व्हाट इज़ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कैसे है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसकी यूनिट्स वगैरह पढ़ी थी। अब उसी के आगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर एक टॉपिक आता है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आप कैसे कैसे जो बॉडीज़ होंगे ना, जिस बॉडीज़ के बारे में हम लोग बात करें उनको आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आप किन किन तरीकों को यूज करके बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड है। उसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वेरी थियोरेटिकल, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी की 2 मेथड है, छोटे छोटे से टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला मेथड तो वो होता है बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लिखना चाहूँ तो बाय फ्रिक्शन। इट इज़ वेरी कॉमन, आप लोग बहुत बार ये कर चुके होंगे। अगर आपको याद हो कि जब आप लोग छोटी क्लासेस में तो मैं जब थी मैं तो करती थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी शायद किया हो। तब एक छोटा सा प्रैक्टिकल बोल सकते थे, क्लास में आता था कि आप लोग अपने बाल से, अपने कॉम को अपने बाल से रब करते थे, या फिर हम लोग वो ले लेते कि आपने पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए, फिर कॉम को रब करके आप उसके अंदर, तो वो अट्रैक्ट हो जाते थे उससे। वो किसकी वजह से होता था कि वहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली बाय फ्रिक्शन की वजह, जो बाय फ्रिक्शन है चार्जिंग का जो मेथड है, उसके अंदर क्या होता है, जब आप किन्हीं भी 2 बॉडीज़ को रब करते हो, फ्रिक्शन का मतलब ये हो ना कि रब कर दिया हमने, उन दोनों बॉडीज़ को रब कर दिया, तो रब करने के बाद कोई एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज ले लेगी और कोई दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज ले लेगी। एक ने पॉजिटिव कर ले लिया, एक ने नेगेटिव ले लिया। अब आप फिर उन दोनों को एक दूसरे के पास में लाते हो तो वो अट्रैक्ट करेगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन होता है। तो यही कॉन्सेप्ट जब हम लोग पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके बालों से कॉम को रब करके करते थे ना, तो ये होता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता था और एक पे नेगेटिव हो जाता था। जब आप पास में लेके जाते तो अट्रैक्शन होता था। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड रहेगा वो होगा बाय फ्रिक्शन। इसका मतलब है हम जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे तो किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और किसी एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अलग अलग बॉडीज़ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन पॉजिटिव लेगा कौन नेगेटिव होगा, वो बॉडी की प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास है ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, तो अगर मैं एक किसी ग्लास की रॉड को और सिल्क के क्लॉथ से रब करती हूँ तो जो ग्लास की रॉड है ना वो पॉजिटिव चार्ज लेगी और ये नेगेटिव चार्ज लेगी। इट डिपेंड्स, अलग अलग बॉडीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। उसी टाइप से आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं ड्राई हेयर एंड कॉम का। तो जो ड्राई हेयर है ना वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, नेगेटिव चार्ज लेता है। आप सूखे जो बाल होते हैं उसके ऊपर कॉम को रब करके फिर ऐसे करो तो पूरे पूरे बाल उस कॉम की साइड अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो इसी वजह से होता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक छोटा सा बता देती हूँ कि जब आप 2 बॉडीज़ को आपस में रब करोगे, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एमिशन होता है। थर्मल एमिशन होता है, क्या होता है? थर्मल एमिशन। किस लिए होता है थर्मल एमिशन? बिकॉज जब आप 2 बॉडीज़ को रब करते हो ना तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें वार्मथ फील होती है। आप अपने दोनों हाथ को भी ऐसे रब करते हो, थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट लगती है ना, तो वही कंसेप्ट लगता है। जब आप 2 बॉडीज़ को रब करोगे तो वहाँ थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से थर्मल एमिशन होता है। थर्मल एमिशन में क्या होगा, कोई बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो चार्ज की एक प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी थी कि चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वही हुआ, जब एक बॉडी ने
एमिट करा, दूसरी बॉडी ने उसको ले लिया, ओवरऑल जो उनका सम है, टोटल चार्ज है उस बॉडी का, उस आइसोलेटेड बॉडी का, दैट इज सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस ये हो कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी चीज़ से हम नेगेटिविटी निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगता है, जिससे निकल रहे वो पॉजिटिव बॉडी हो गई और दूसरी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, जिसने एक्सेप्ट करा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक बार थोड़ा सा, सेकेंड मेथड इज सॉरी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिस इज आवर सेकंड मेथड। क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो थ्योरी में कुछ नहीं लिखवा रही, थ्योरी आपकी बुक्स में भर भर के दे रखी है, तो अगर मैं एक एक लाइन यहाँ से रिपीट करूँ स्कूल के जैसे कि ऐसा लिखो ऐसा लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस आपके नोट्स बनवाने से ज़्यादा है कि आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझो। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अब इसकी जो थ्योरी, अगर मुझे बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लगता है तो डेफिनेटली मैं लिखवाती हूँ, बट ऐसे एक एक थ्योरी लिखवाना इज नॉट माई टारगेट, ठीक है, मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट आपको चीज़ें समझाना है, तो आप समझने में फोकस करो, थ्योरी तो आपको बुक्स में भर भर के मिल जाएगी। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। दो बॉडीज है, दो बॉडीज ले लो आप, और इन दोनों बॉडीज को आपको एकदम कांटेक्ट में, मतलब टच करते हैं ना एक दूसरे को, वैसा कांटेक्ट में लाना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना है एक दूसरे को। इनमें से जो एक बॉडी होगी ना वो तो होगी चार्ज्ड और दूसरी बॉडी होगी न्यूट्रल। बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर हम लोग एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। ये दोनों का कांटेक्ट हो गया, लेट्स से इसका चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम लोग कंडक्शन करा रहे तो हम लोग चार्ज बाहर लिखते, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज न्यूट्रल। आपने इन दूसरों को क्या कर दिया, एक दूसरे के कांटेक्ट में ला लिया। पहले बॉडीज ऐसी थी, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर बॉडी ए, दिस इज आवर बॉडी बी, ये चार्ज ये न्यूट्रल ये ऐसे थी। अब हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आया और अब ये कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, अब एक बॉडी चार्ज हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। हमने कंडक्टर लिया और आप आगे जाके पढ़ोगे कि कंडक्टर के सरफेस पे ही पूरा चार्ज रहता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सही तरीका इसको समझाने का, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आगे जाके पढ़ोगे इस चीज़ को। तो ये हमारी बॉडी है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में लगाऊंगी ना, ये जो चार्ज है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, कांटेक्ट में लाते ही ये जो चार्ज है ना पास वाली बॉडी पे के सरफेस पे भी चला जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दिया, चार्ज वही है जो इस चार्ज बॉडी पे था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव जो भी आपको लेना है, ठीक है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एंड ये डिपेंड्स कि कौन सी बॉडी, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसका चार्ज, चलो ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते। तो दिस इज व्हाट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज था न्यूट्रल बॉडी के जाते ही इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों बॉडी को फिर से अलग कर देते हैं। जैसे हम लोग इन बॉडी को अलग करेंगे ना, ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी पे, तो अब चार्ज इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो ये चार्ज ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली हमने एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। आप देखो ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फाइनल स्टेप था। तो फर्स्ट से 3 स्टेप में ये जो न्यूट्रल बॉडी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई। यही तो हमारा मेथड है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, हमें कंडक्शन के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करवा के एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमने कोई भी नया चार्ज नहीं दिया है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये जो चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर हमने इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक चीज़ के अंदर आती है कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है बॉडी के कैपेसिटेंस पे। जो भी हमने लिया है ना उसका कैपेसिटेंस कितना है, आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। या फिर उसकी साइज़ पे, अगर हम लोग ये
स्फेरिकल फॉर्म में ले रहे हैं तो अगर स्फेयर ले रहे हैं तो स्फेयर की रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज़्यादा है तो उस पर चार्ज ज़्यादा जाएगा, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। द मोर द कैपेसिटेंस इज द मोर विल बी द चार्ज। तो इस टाइप से रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज होता है ना वो इस टाइप से होता है कि अगर ये बॉडी इससे ज़्यादा बड़ी है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर साइज कम है तो कम होगा, और दोनों इक्वल है तो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रहता है। इसको हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं, Q1/Q2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल्स टू R1/R2, कि चाहे आप रेडियस से ले लो चाहे आप कैपेसिटेंस से ले लो, जिस बॉडी का रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, या कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बहुत ही अच्छा सा, उसके बाद में हम लोग थर्ड मेथड की साइड जाएंगे। तो न्यूमेरिकल ऐसा कहता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और समझने के पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो स्फेयर है, दिस इज स्फेयर ए, दिस इज स्फेयर बी। ठीक है, इस स्फेयर पे चार्ज है Q और इस पे भी Q है, दोनों पे इक्वल चार्ज है। बेसिकली वी हैव टू स्फीयर्स A एंड B हैविंग इक्वल चार्जेस Q एंड Q। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक थर्ड बॉडी है C, दिस इज आवर थर्ड स्फीयर C, और ये क्या है, न्यूट्रल, दिस इज आवर न्यूट्रल बॉडी। अब हमने क्या किया है कि इस C को सबसे पहले A के कांटेक्ट में रखा, सबसे पहले C और A का कांटेक्ट कराया, उसके बाद में इसको यहाँ से हटाने के बाद C और B का कांटेक्ट कराया। ठीक है, उसके बाद में C को यहाँ से भी हटा दिया और फाइनल में हमारे पास जो अकेली बॉडी बची C। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि लास्ट में हमें A वाले स्फीयर पे और C वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है बचेगा वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने बोला जैसे ही हमने कांटेक्ट में लाया क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज चेंज हो जाएगा। तो लास्ट जो स्टेज है, हमने पहले C को A के कांटेक्ट में लाया, फिर C को B के कांटेक्ट में लाया, फिर C को अलग कर दिया। तो अब A पे कितना बचेगा और B पे कितना बचेगा, या फिर इसमें B भी ले लो चलो, और B पे, इन तीनों पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो बॉडीज हो गई A एंड B। ठीक है, दोनों पे इक्वल चार्जेस है Q। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, A को लाते हैं C के कांटेक्ट में, दिस इज अ बॉडी A, दिस इज अ बॉडी C। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चार्ज Q है। अब मैंने बोला कि तीनों के तीनों जो स्फीयर्स है ना, सबसे पहली बात मैं ये चीज़ क्वेश्चन में बताना भूल गई कि हमने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किस पे, कि जो भी बॉडी हम कांटेक्ट में ला रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसका रेडियस क्या है, अगर वो स्फेरिकल बॉडी है तो रेडियस क्या है, उसका कैपेसिटेंस कितना। अगर हमें दोनों बॉडीज़ का ये पता है ना तो हमारे लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ज़्यादा ईजी रहेगा, कि हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, बिकॉज जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। तो हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन रखी नहीं, हमने सिंपल से बोला है कि तीनों के तीनों स्फेयर है ना वो इक्वल साइजेस के, इक्वल साइज एंड इक्वल कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेम रेशियो में होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास दो बॉडी है, ए है, ए को हमने सी के कांटेक्ट में लिया है या फिर सी को ए के कांटेक्ट में रख दिया। दोनों का साइज सेम है, रेडियस सेम है, कैपेसिटेंस सेम है। इस पे चार्ज क्या था, क्यू, और ये क्या थी, न्यूट्रल बॉडी। जैसे ही हमने इसके कांटेक्ट में लाया वो सारा का सारा चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है क्यू, वो चेंज नहीं हो सकता। मैंने बताया फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बट ना तो नया बनेगा ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अब हमने बोला है कि दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अब दोनों का साइज तो सेम है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए पे चार्ज हो जाएगा Q/2 और सी पे भी कितना हो जाएगा, Q/2। तो बेसिकली ए पे हमारा चार्ज कितना हो गया, Q/2। अब हमने क्या कर दिया, हमने ये C हो गया और ये B हो गया। अब इनको कॉन्टेक्ट में लाया, कॉन्टेक्ट में लाने के बाद आप देखो इस पे है चार्ज Q और इस पे अब कितना आ गया, यहाँ से देखो ना, इस पे चार्ज कितना आ गया, Q/2। अब ये न्यूट्रल नहीं रही है, ठीक है, पहले न्यूट्रल थी, अब इसने चार्ज ले लिया Q/2। अब इसके ऊपर Q/2, इसके ऊपर Q, ये चार्ज हो गया। अब अगेन क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दोनों की साइज इक्वल है तो टोटल चार्ज कितना है, देखो टोटल चार्ज हो गया Q/2 प्लस Q, कितना हो गया ये 3/2 हो गया ना, 3/2 Q टोटल चार्ज हो गया। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज दोनों का साइज क्या है, सेम। तो इस पे हो जाएगा 3/4 Q और इस पे भी हो जाएगा 3/4 Q। तो फाइनली हमारे पास B पे कितना चार्ज होगा, 3/4 Q, और C पे भी कितना चार्ज होगा, 3/4 Q। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन समझने के हिसाब से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। तो किस टाइप से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हो।
चलो ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग हमारा थर्ड मेथड पढ़ते हैं चार्जिंग का। ये हमारा सेकंड मेथड ही था, उसका हमने एक एग्जांपल लिया है। थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, जैसा हमारा जो चार्जिंग बाय कंडक्शन था ना, वो मेथड था डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये वाला मेथड हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला मेथड हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब है हम दोनों बॉडीज को एकदम पास में कांटेक्ट में नहीं रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दो बॉडीज है हमारे पास, लेट्स से दिस इज आवर बॉडी ए बी। अगेन एक बॉडी क्या होगी, चार्ज्ड होगी, और दूसरी बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है, दोनों बॉडी। अब हमने इनको इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रखना है, मतलब क्लोज रखना है एक दूसरे के, बट नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है, इट शुड बी दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर बट शुड नॉट टच ईच अदर। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, लेट्स से दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज आवर बॉडी बी। हमने एक दूसरे के पास में रख दिया, और हमने बोला एक चार्ज है, तो लेट्स से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास कुछ चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है उसके पास चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके पास भी चार्ज है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल स्टडी करूँ ना, तो कुछ इस टाइप से इसके पास चार्ज होता है, प्लस ये माइनस, दोनों इक्वल अमाउंट में, तो इसलिए ओवरऑल क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो अब हमने क्या किया है, इस न्यूट्रल बॉडी को एक पॉजिटिव बॉडी के पास में रखा है। तो अब क्या होगा, अब होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो आप अब आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं इस टर्म को डिफाइन नहीं करें। पोलराइजेशन में बेसिकली क्या होगा कि हमने इसको पॉजिटिव बॉडी के पास रखा है ना, तो ये नेगेटिव वाले साइड को अट्रैक्ट करेगी। देखो अभी तक आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ट्राई करेगा प्लस कि मैं इसको अट्रैक्ट करूँ, ये नेगेटिव साइन को अपनी साइड खींचने की ज़्यादा चांसेस रखता है। तो अब मुझे पता है इस बॉडी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चांसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, नेगेटिव को। तो कुछ बॉडी ऐसी दिखने लग जाएगी, पोलराइज हो गई। इसका मतलब ये इस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, लेकिन कौन सा साइड इसके पास रहेगा जो इसको अट्रैक्ट कर सके। तो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमारे इंडिविजुअल बॉडीज को रख दिया। दूसरा स्टेप हमने इनको दूसरे के क्लोज लिया है, तो न्यूट्रल बॉडी पोलराइज हो जाएगी, वो नेगेटिव साइड जो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी को के ऊपर, इस बॉडी का जो ये वाला साइड है जहाँ पे हमने आउटर साइड है उसको क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, इसको अर्थिंग लगा देंगे। ये हमने अर्थिंग लगा दी। अर्थिंग लगाने से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा चार्ज चला जाएगा, तो इसके पास सिर्फ क्या बचा। अब अगर मैं इस बॉडी को रखूँ ना इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा ए बॉडी, इसके पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ही, और अब इसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, फिर से बताती हूँ अगेन, दोनों बॉडीज जो भी मेथड हो उसमें हम लोग क्या करें, एक किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करें या फिर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सेकंड जो मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें हमने क्या करा था, न्यूट्रल बॉडी को सेम चार्ज दिया था। सेम चार्ज का मतलब है अगर हमारी चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आया था, अगर ये नेगेटिव है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज लेता है। ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है ना तो हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिलती है। दोनों ही केसेस में हमें एक चार्ज बॉडी के साथ किसका कांटेक्ट कराना है, न्यूट्रल बॉडी में। उसमें डायरेक्ट वे, इसमें इनडायरेक्ट वे, मतलब थोड़ा सा क्लोज लेके आना है। इस टाइप से पोलराइजेशन हो जाएगा। जो भी ये चार्ज है ना, इसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले चार्ज को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से ग्राउंड कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इसके पास नेगेटिव चार्ज, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ गई। स्टार्टिंग में क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, हमें यहाँ पे क्या मिली, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो अगेन हमने एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे
जिस बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं ना तो उस पर जो चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज हमें मिलता है, और पहले वाले केस में सेम चार्ज मिलता था। तो दिस इज आवर मेथड ऑफ बाय इंडक्शन। इसमें एक और मेथड बुक्स में था, आई थिंक ये एक और मेथड दे रखा है जिसमें आप यहाँ पे कंडक्टर लगा देते हो, वो भी मेथड अगर आपको कहीं मिलता है तो पढ़ सकते हैं, पर मुझे ये वाला मेथड समझाने में ज़्यादा ईजी लगता है। अगर कहीं आपको वो बता रखा है तो मुझे बताना, मैं वो मेथड भी बता दूंगी, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो दिस इज आवर थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज से रिलेटेड थ्योरी है वो तो यहाँ पे हो जाती है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम लोग मोर टॉपिक वाइज चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो रहता है कूलम्ब्स लॉ। है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से एक्चुअल में स्टार्टिंग होगी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ना। देखो अभी तक हमने इंडिविजुअली सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़े, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। अब ये चीज़ आती है कि इन चार्जेस को स्टडी करके आगे हम कौन कौन से फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी पढ़ेंगे, आगे कैपेसिटेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अब हम लोग इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी ना उसको यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले बेसिकली हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात कर देते हैं, फिर समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन, ये मान लिया हमारे पास दो चार्जेस है विच आर पॉइंट चार्जेस, इनके ये किसी डिस्टेंस पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, लेट्स से द डिस्टेंस इज r, ठीक है। नाउ द कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स की द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, लेट्स से द फोर्स इज F, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब 1/r², इनवर्स हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, 1/r², ये प्रोपोर्शनल हो गया। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के। लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, तो Q1 एंड Q2। ये ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ पॉजिटिव ऐसे बनाया, बाकी ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो बेसिकली द कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ द चार्जेस। उनका जो वैल्यू है चार्जेस की उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ बोलता है। इसको अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2/r²। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि कहीं ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F = K Q1 Q2/r²। दिस इज आर कूलम्ब्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो K है दिस इज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। K डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि आप कौन से मीडियम में स्टडी करें, वैक्यूम में करो, वैक्यूम करो या फ्री स्पेस करो, सेम होता है, या फिर कोई दूसरा मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, कोई सा भी मीडियम हो, तो ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। वाटर में इसकी वैल्यू अलग होती है, ग्लास में इसकी वैल्यू अलग होगी, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। इन जनरल हम लोग अभी स्टार्टिंग करें तो हम लोग फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर की बात करें, एयर में भी ऑलमोस्ट वेट आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट सेम लेकर ही चल रहे हैं। तो अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 ε0। दिस इज आर ε0। ये रिलेटिविटी से आएगा हमारे पास, हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे, अभी नहीं करें। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये होती है, और ये क्या वैल्यू है, ये किसके लिए है, ये एयर के लिए है। और ये जो टोटल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना तो हमारे पास आती है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। और यूनिट देख लो आप कितना होगा, Nm/m²/कूलम्ब²। न्यूटन ये हो गया, R यानी मीटर स्क्वायर, और K क्या है, चार्जेस है दोनों, तो कूलम्ब होता है इसका कांस्टेंट, तो अपॉन में कूलम्ब का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट। तो ये वैल्यू हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अब हम लोग इसके इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, पॉइंट चार्जेस। क्या होता है पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस का मतलब ये नहीं कि इतना पॉइंट एकदम पॉइंट जैसा चार्जेस हम उसको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, नहीं। जब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो ना, जनरली जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे जो डिस्टेंस आएगी ना वो माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में आएगी, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹, इस टाइप की बीच की डिस्टेंस आएगी, या फिर मिलीमीटर में आएगी। तो इसका मतलब चार्जेस की जो वैल्यू है, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा। ओह मैंने ये गलत लिख दिया, हम लोग इसको अभी डिफाइन नहीं करते, हम लोग सिंपली बोलते हैं कि जो पॉइंट चार्जेस है ना,
पॉइंट चार्जेस कब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो और आपसे 4 किलोमीटर दूर कोई एक जन और खड़ा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे स्ट्रेट रोड है कि आप सीधा उसको देख सकते हो, 4 किलोमीटर दूर मुझे वो दिख रहा है, तो आपको वो एकदम इतना सा नहीं दिखेगा, इतना सा ही दिखेगा क्या? लेकिन वो एक्चुअल में इतना सा है नहीं है। आपको भी वो एक पॉइंट जितना दिखेगा, उसको भी आप एक पॉइंट जितना दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपका अपना साइज काफ़ी बड़ा है पॉइंट से। लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस है। वही कंसेप्ट यहाँ लगता है, जब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तब हम उनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस। और इनके बीच के फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स की बात करें तो हम लोग ये वाला हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो, फोर्स की बात करें ना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, बिकॉज हमने क्या बताया, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सॉरी दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग में ले लेते हैं, लेट्स से दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है। अब आप देखो, एक फोर्स होगा F12, दिस इज Q1 Q2, और एक फोर्स होगा F21। F12 है कि जब F12 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, मतलब ये F1 फोर्स, सॉरी ये Q1 चार्ज हो गया, इस पे ये जो Q2 है ना, वो कितना चार्ज लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है। सबसे पहले तो दोनों के दोनों क्या है? सेम चार्ज के। इसका मतलब यहाँ पे होगा तो क्या होगा? रिपल्सन ही होगा, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पे ये Q2 कितना फोर्स लगेगा तो इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, और ये हो जाएगा F12। किस टाइप का फोर्स हुआ कि F2 किस पे लगा रहा है? F1 पे। इसका मतलब जो फर्स्ट ये टर्म होती है ना F1, उस पे लगता है, और 2 मतलब कौन लगा रहा है। जिस पे लगता है वो पहले आएगा और जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। इसके ऊपर भी सेम, किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, मतलब इस पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। इसको रिपेल करेगा कि तू भाई मेरे से दूर जा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम लोग बोल देंगे ये वाला। अगेन मैं समझा देती हूँ, डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है। अगर मैं बात करूँ F12, इसका मतलब F1 पे फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2। और दोनों सेम चार्ज के, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये इसको अपने पास थोड़ी भी लगे, बोलेगा तू मेरे से दूर जा भाई, हमारे बीच में तो रिपल्सन ही होना चाहिए, तो इसको दूर भेजेगा, डायरेक्शन हो जाएगी ये। अगेन ये इसको दूर भेजेगा, डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो हमारे पास 2 फोर्सेज आते हैं, F12 एंड F21। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम लोग बोल सकते हैं कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अलग, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट वैल्यू दोनों की सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? आप F12 निकालोगे ना तो भी क्या आएगा? Q1 Q2 के Q1 Q2 अपन R², और F21 निकाल दो तो भी ये आने वाला है Q2 Q1 अपन R²। तो वैल्यू सेम रहने की, डायरेक्शन अलग आएगी। इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप अगर हम लोग लेते हैं तो माइनस आई कैप हो जाएगी, और उसकी प्लस आई कैप हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डायरेक्शन को ले सकते हो। ओके, दूसरा, अब आप फॉर्मूला देखो कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग एक रिलेशन निकालें F और R में, तो F किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? 1/R², यही प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर हम लोग ये ग्राफ लें कि फोर्स रेडियस मतलब इनके बीच की डिस्टेंस से कैसे वेरी हो रहा है, तो कुछ ऐसे वेरी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स, गुलाम्स फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। 1/R² है, 1/R² ऐसे होता है। ओके, ये चीज़ हो गई। दूसरी अगर हम लोग बात करें कुछ थ्योरी की, कि हमने इससे पहले क्लास 11 की बात करें, वहाँ पे हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्लास 12 के स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कूलम्ब फोर्स। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूँ तो दोनों किसको फॉलो करते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है वहाँ पे भी हमारे पास फोर्स क्या था? Gm1m2/R²। तो R² के प्रोपोर्शनल था 1/R², और ये भी हमारा 1/R² का प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों लॉ है, चाहे ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें चाहे कूलम्ब्स लॉ की बात करें, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, दोनों के दोनों लॉ न्यूटन के, ये हम लोग नहीं लिखते, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा सिमिलरिटी हो जाएगी, दोनों के दोनों लॉ अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन होते हैं। मतलब
ये इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करी है ना, उसी के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। सेम केस हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ में भी होता है, एक m1 फोर्स, m1 मास इधर है, m2 मास इधर है, तो या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी होगी। अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो सबसे मेजर डिफरेंस आता है कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, उसमें रिपल्सन नहीं होता है। दो चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ ही खींचेंगे, एक ऊपर है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, दूसरे की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन जो कूलम्ब्स लॉ है ना, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेजर डिफरेंस इसके अंदर आ जाएगा। बाकी आप थ्योरी में पढ़ सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ज़्यादा है, बाकी जो मेन कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी वो समझे, बाकी मैंने बता दिया। इससे अलावा अगर बुक में कुछ होता है और नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, बट कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड्स की चार्जेस क्या है, +1 है तो रिपल्सिव है, +1 -1 -Q1 और +Q2 है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके एक हमारे पास चीज आती है कि जो कूलम्ब लॉ है ना, कूलम्ब लॉ है वो हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए वर्क करता है। कि हमारे पास जो कंडीशन है, जो मेन स्टेटमेंट है ना, वो भी ये बोल रहा है कि बोथ द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। मेन स्टेटमेंट के अंदर ये लाइन आती है, मतलब ये कंपल्सन है, दोनों जो चार्जेस है वो क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बट जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें हमारी ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ओके। अब इसी के अंदर जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो एक इसका जो फॉर्म आता है वो आता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें क्या होता है, देखो ये हमने ले लिया प्लस चार्ज, ये एक और प्लस चार्ज ले लिया, बीच की डिस्टेंस ले ली r। अब वेक्टर फॉर्म की आती है ना, तो वह हमारे पास आ जाती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये क्या था, F12 और ये क्या था, F21। अगर मैं बात करूँ F12 का मतलब है Q1 Q2, इसका मतलब है Q1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2, तो डायरेक्शन ये टू गया। इसका मतलब ये लगा रहा है ना, तो ये इनिशियल चार्ज हो गया और ये फाइनल चार्ज हो गया। तो अगर मैं बीच की डिस्टेंस को रेडियल फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ना, तो जो वेक्टर फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल ये होगा मतलब R2 और R1, तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2, क्योंकि ये Q1 है ना, तो इसको R1 देते हैं और इसको R2 देते हैं। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे हो रहा है। हमने यहाँ पे F12 के लिए कंसीडर करा है, F12 के लिए। तो F12 के लिए आप देखो कि 1 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो ये फोर्स लगा रहा है, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो जो बीच की डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग रेडियल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल हो रहा है, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, R1 से, तो R1 माइनस R2 इस टाइप से हो जाएगा। और उसी टाइप से अगर मैं F21 के लिए निकालूँ ना, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता पड़ गई, तो अब हमारा फॉर्मूला है, देखो इन जनरल हमारा फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियल फॉर्म में। तो आप सबसे पहले देखो, अगर हम लोग बात करें F12 की, इसमें आपको जब हम लोग रेडियल यानी वेक्टर फॉर्म की बात करें ना, तो आपको बताना जरूरी कि आप F12 की बात कर रहे हो या F21 की बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है। और जो वेक्टर जो है वो मेनली डायरेक्शन के बारे में बात करता है, जो क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू तो देता है, उसके साथ में मैग्नीट्यूड तो देता है, उसके साथ में यहाँ पर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन का रोल नहीं है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमें ये बताना ज़रूरी कि हम लोग F12 के बारे में बात कर रहे हैं या फिर F21 के। चलो ठीक है, F12 हो गया। आप ले लो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच में R का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा R क्या है, ये वाला R है। F12 के लिए R ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग वेक्टर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन तो आई नहीं, और डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप। हम लोग कोई भी वेक्टर लेते थे, यूनिट वेक्टर लेते थे, तो एन कैप से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी R1 माइनस R2 का
कैप, हमने कुछ इसको ऐसे लिख दिया। हो सकता है ये हमने क्या बताइए डायरेक्शन की, मतलब इस साइड r1 माइनस r2 मतलब ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है ना उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे रिप्रेजेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमने बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़ा है। तो अगर हमारा फैक्टर है r1 माइनस r2 कैप, तो इसको हम लोग लिखेंगे r1 माइनस r2 वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हो जाएगा इसको पूरे को, या फिर इसमें हम ये नहीं लिखते रिप्रेजेंट करने के लिए, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इसको लिखेंगे k q1 q2, ये तो सेम रहेगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r1 माइनस r2 डायरेक्शन ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड नहीं r1 माइनस r2 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F12 इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइड बाई, ये सेम टर्म हो गई तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 का क्यूब, और डायरेक्शन हो जाएगी r1 माइनस r2 वेक्टर फॉर्म, कैसे भी ले लो आप, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। और इसकी जगह अगर आपको F21 निकालना है तो सिंपली सेम k1 q1 q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का क्यूब, और ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का वेक्टर डायरेक्शन। तो इस टाइप से आप वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं एक दो चीज़, अगर टॉपिक कुछ और बचा है इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर। तो हमने इसका बेसिक टर्म पढ़ लिया है, चलो ठीक है। हमने ग्राफ भी बना दिया है, हमने डायरेक्शंस भी लिख दी है, ओके। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दिया, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, लाइन जॉइनिंग करता है और रिपल्सिव है, ठीक है, ओके। एक चीज़ हमारे पास रहती है कि हमने जब सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी ना दोनों लॉ के बीच में, तो सिमिलैरिटी क्या थी कि पहला तो दोनों की दोनों जो लाइनिंग है उसके along the line joining इनकी डायरेक्शन रहती है फोर्स की, ठीक है। सेकंड हमारे पास था कि सिमिलरिटी की बात करें कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तीसरा एक चीज़ है जो मैंने वहाँ पे लिखते लिखते वापस छोड़ दिया था, वो था कि दोनों के दोनों लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब दोनों के दोनों में ये वाली कंडीशन होती है इक्वल एंड ऑपोजिट वाली, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो F12 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर 2 1। तो तीन सिमिलरिटीज़ हो गई, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, अलॉन्ग द लाइन होता है उनकी डायरेक्शन, और तीसरा न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। जब हमने डिफरेंस की बात करी तो एक हमने बोला था कि जो कूलॉम लॉ है ना वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि जो ये हमारा ग्रेविटेशनल लॉ वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। एक चीज़ जो इसमें और है, अगर आप सिमिलरिटी में लिख सकते हो कि हमारा जो कूलॉम लॉ है ना वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है कि, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू रहती है। लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इसके लिए ग्लास में अलग वैल्यू होगी, वाटर में अलग वैल्यू, अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू होगी। बट जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है ना जी, दैट इज फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू, सॉरी मीडियम। तो ये वाले हमने डिफरेंस पढ़ ली थी। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो वो वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। एक चीज़ इसके अंदर और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कूलॉम्स लॉ के अंदर क्या होता है कि जब दोनों के दोनों चार्जेस, ठीक है, जब दोनों के दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तब वो एप्लीकेबल है, दोनों के दोनों चार्जेस में से एक चार्ज रेस्ट पे है और एक मोशन पे तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस मोशन में है तब ये लॉ एप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब हम जो ये दो चार्जेस पढ़ते हैं ना Q एंड Q, अगर ये दोनों रेस्ट पे जो हमने पढ़ाई है तब कूलॉम्स लॉ वैलिड है। दोनों में से एक चलो मोशन कर रहा है कि एक आगे पीछे हो रहा है तब भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं ना तब कूलॉम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला केस भी आप अपने इस क्लास में शायद नहीं पढ़ने वाले, आगे हम लोग देखेंगे, अगर कहीं इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं तो हम लोग ले लेंगे, बाकी मोस्टली आप लोग रेस्ट वाले ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये वाला हम लोग अभी पढ़ते। तो इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से हमारे पास कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। अब हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है कि किसी Qn फोर्स पे लगने वाला चार्ज बताओ, मतलब FQn, इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो इस पे लगने वाला फोर्स किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होगा। हम लोग पहले इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो अगर मुझे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो सबसे पहले सब चार्जेस की वजह से लगेगा। Qn पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Q5 और जितने चार्जेस होंगे सबके सब लगाएंगे। तो हम लोग इसके लिख सकते हैं, सबसे पहले Qn पे लगाने वाला कौन है, 1 प्लस, सॉरी इसको फोर्स लिखना है F, ठीक है, N1 लगाएगा, फिर 2 लगाएगा, फिर N3 लगाएगा, ऐसे से करके ये हो जाएगा प्लस Fn(n)-1। इस टाइप से नहीं होगा क्या? अब खुद सोचो, मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। अब मुझे निकालना है कि Q3 पे लगने वाला फोर्स निकालो। तो क्या हो जाएगा, F3, सबसे पहले इसमें क्या F31 होगा, 1 कितना लगा रहा है, प्लस F32 कितना लगा रहा है, प्लस F33 कितना लगा रहा है। ये हमारा टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा। अब इसके अंदर एक चीज आती है, क्या F31 2 की वजह से चेंज होगा, मतलब F13 पे जितना भी फोर्स लगा रहा है वो उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे फोर्स लगा रहा है। उसी टाइप से F2, F3 पे चाहे कितना ही फोर्स लगाए उसको Q1 से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि Q3 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है उससे Q2 को कोई लेना देना नहीं है, ये हो जाएगा F31। Q2 Q3 पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, Q2 Q3 पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको Q1 से कोई मतलब नहीं है। और ये हमारा फोर्स हो जाएगा कि Q3 पे Q1 कितना लगा रहा है, Q2 कितना, ये कैसे एक दूसरे पे लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका मतलब जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं तो वो ये बोलता है कि द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, हम लोगों को कोई एक चार्ज लेके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई इस पे निकालो फोर्स, ठीक है, या फिर Q4 पे निकालो, जिस पे भी निकालना है। तो द स्टेटमेंट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट और net force on any charge is the sum of forces due to other चार्ज। मतलब जो अदर चार्ज है ना, जितने भी अदर जिस पे निकाल रहे हैं उसके अलावा बचे हुए जितने भी चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उन सबका सम है। और जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो मैं लिख देती हूँ, रिजल्ट फोर्स ऑन एनी चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस of any other charge, only net or resultant force depends। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब किसी एक चार्ज पे जो फोर्स है वो दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स चेंज होता है। जो टोटल है ना वो चेंज होता है कि भाई हाँ ये कितना लगा रहा है, ये कितना लग रहा है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ इसी फोर्स की बात करेंगे ना तो ये दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करना, हाँ भाई इसको इस पे लगाना, बस इसको इससे मतलब, बीच में चाहे कितने भी चार्जेस है उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट चार्ज को सबसे मतलब है क्योंकि इसको सबका सम करना है। तो हमारा स्टेटमेंट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। दिस इज आवर स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम लोग ये चीज़ ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं,
यहाँ पे भी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि अगर हमने लिया कि हमारे पास सिर्फ 3 चार्जेस वाला केस है, जो Q1 Q2 हमने Q3 लिया था ना, तो यहाँ पे जो फोर्स था, नेट फोर्स था, वो कितना था, F13, आप कोई भी ले लो, किसी पे भी लगा रहे हो, या फिर F12, ये 2 ही फोर्स थे। तो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का केस है, हम लोग ले लेते हैं F1 F नेट इक्वल्स टू प्लस F2। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि ये जो फोर्स है ना वो वेक्टर है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अलग होगी, दोनों नेगेटिव है तो डायरेक्शन अलग होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो डायरेक्शन अलग होगी। तो बेसिकली डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, ठीक है, डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी हम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे ना, तो वहाँ पे हमको डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि एफ फोर्स है की वैल्यू है 3 न्यूटन, एक ये 4 न्यूटन, टोटल हो गया 7 न्यूटन, ये पॉसिबल नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक हो गया 3 आई कैप और एक हो गया 4 जे कैप, तो फिर आप कैसे सम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाता है एफ नेट इक्वल्स टू अलॉन्ग द डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जे कैप तो नहीं लोगे, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो फॉर्मूला, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मेरा मतलब जो डायरेक्शन से है ना वो ऐसा है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे निकालना, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है। यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। Q1 और Q2 के बीच में ऐसे लगेगा, Q2 और Q3 के बीच में ऐसे लगेगा। अब आप डायरेक्शन कैसे बताओगे, ना तो ये आई कैप है ना ये जे कैप है, ये बीच की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल आपको रिजल्टेंट फोर्स निकाल के देगा। यहाँ पे आप सिंपली ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, सम करके नहीं निकाल सकते हो, आपको बीच का एंगल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो बीच का एंगल लेना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होगा ना वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होगा। और अगर हमारे क्वेश्चन में F1 इक्वल्स टू F2 मतलब दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो ये रिजल्टेंट जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 2F, इसको हम लोग ले लेते हैं F। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें रख के भी कि F1 और F2 की वैल्यू सेम हो गई, जिसको हमने ले लिया F। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी जब दोनों के दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ऑफ कोर्स बीच में एंगल है तो डायरेक्शन अलग अलग होगी, और बीच में एंगल नहीं है, लेट्स से बीच का एंगल क्या है 0। अगर बीच का एंगल 0 हुआ तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2F1 F2 ये वैल्यू हो जाएगा। ये तो सिंपली F1 प्लस F2 तो 1। अगर बीच का एंगल कुछ है नहीं, सेम डायरेक्शन है, तो आप सिंपली सम कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपको बीच का एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ अभी तक जितना भी पढ़ा, देखो ये सारी बेसिक चीज़ें ना आपकी समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल पढ़ोगे और फिर अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है, हमको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से ही मेनली डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक हमने थियरी वाला पार्ट कर लिया है, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर बहुत लंबा है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर बहुत लेंदी है, 4-5 चैप्टर तो बहुत टाइम लेंगे। तो आप ये मत बोलना कि यार अभी तक चल रहा है, नहीं चलेगा, और मुझे अच्छे से समझाना है तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने, कुछ नहीं अच्छे खासे न्यूमेरिकल करने। तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो, अभी तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा हो गया वीडियो 40-45 मिनट्स का, तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा 2 दिन बाद में, उसमें मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ, ताकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स और कुछ न्यूट्रल पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल, सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, कहीं पे प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स में बताना, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने चलने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो अलग से लेंगे। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, मैं भी थक गई हूँ, कहीं नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।